अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समियास कुकिंग हब। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और आप में से बहुत से लोगों ने मेरे से सरसों के साग की फरमाइश की है। तो आज मैं आपके साथ इसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको हर चीज़ बहुत डिटेल के साथ बताऊँगी कि सरसों के साग को बनाने के लिए और क्या क्या चीज़ें ऐड की जाती हैं कि जिससे ये एक ज़बरदस्त सी डिश तैयार हो। इसको बॉईल करना, इसको धोना, इसका तड़का कैसे लगाया जाता है, इसको फ्रीज़ कैसे करना है, तो ये सब चीज़ें मैं आज आपको बहुत डिटेल के साथ बताऊंगी। प्लस मैं आपको मकई का आटा कैसे गूंदना है और उसकी रोटी कैसे पकानी है ये भी बताऊंगी। आपने बस इस रेसिपी को डिटेल के साथ देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखना है, तो आप इंशाल्लाह सरसों का साग बनाने में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो सरसों का साग, 1 किलो पालक और 1 पाव बाथू लिया है। बाथू कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर अवेलेबल हो तो ज़रूर डाल लें, इससे सरसों का साग बहुत मज़े का बनता है। 1 कप से थोड़े से कम मेथी के पत्ते हैं, जिन्हें मैंने टहनियों से अलग अलग करके धो के रखा हुआ है। मैं सरसों का साग बनाते हुए सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती, इसके लिए मैंने ये सब्ज़ मिर्चें ली हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक सब्ज़ मिर्चें लें और उनकी टहनियाँ तोड़ के उनको धो के अपने पास रखें। अब मैं आपको बताती हूँ कि साग को बनाया कैसे जाता है। यानी इसका ये वाला पत्ता जो है ये मैं उतार दूँगी। और मेरी अम्मी हमेशा इस तरीके से साग बनाती है कि इसके जो ऊपर का जो इसकी टहनी होती है, इसके ऊपर जो एक छिलका सा होता है, ये देखें, ये उतार देती हैं। इससे क्या होता है कि अंदर से बड़ा नरम, इसकी अंदर से इसकी टहनियाँ बहुत नरम निकल आती हैं, तो साग बहुत नरम और मुलायम बनता है। तो ये बहरहाल नीचे नीचे से मैंने इसको छील दिया, ऊपर से इसको छीलने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मैं इसको बनाकर तो साइड पे रखती जाऊंगी। ये देखिए, इसी तरह मैंने इसका भी ये एक पत्ता उतार दिया और इसको डिस्कार्ड कर दें बेशक, लेकिन इसको काट के साग में भी डाला जा सकता है। और इसी तरह ये इसका छिलका ऊपर से उतार दिया मैंने। अच्छा, फिर आपने ना ये भी चेक करना है, बाज़ औक़ात ये होता है कि साग की टहनी पकी हुई होती है, तो इसको आपने चेक करना है, जहाँ पे ये टिक करके टूटेगी वो साग की टहनी जो है ना वो पकाने वाली होती है। ये देखें, तो इसको ये भी चेक करना ज़रूरी होता है। ये देखें, यहाँ से मैं इसको तोड़ रही हूँ। ये देखें, जो टिक से टूटती है वो टहनी हमेशा अच्छी होती है। जो जब आप उसको बेंड करते हैं और जो बेंड बस हो जाती है और टूटती नहीं है, वो टहनी पकाने में कभी अच्छी नहीं बनती, उसको आप डिस्कार्ड करते हैं। इसका यह है कि टाइम कंज्यूमिंग भी है और इसकी बनाने की मेहनत भी होती है, लेकिन इसका मज़ा ये भी है कि आप इसको बॉयल करके तो फ्रीज़ कर सकते हैं, और फिर जब आपने पकाना हो आप निकाल लें, इसको ताज़ा तड़का लगाएं मक्खन का, और फिर उसके बाद आप इसको सर्व करें तो ये बेहद लजीज तैयार होता है। और ये उन खानों में से एक है जो आप अपने डिनर्स और जो फॉर्मल किस्म के लंच होते हैं उसमें भी अगर आप सर्व करें तो मेहमान बहुत शौक से खाते हैं। और आप जानते हैं कि साग हमेशा पराठों के साथ और मक्खन हो, इसके साथ में लस्सी हो, तो फिर तो क्या बात है, बहुत ही मज़ा आता है। पालक आपको जो है वो इसके बंच भी मिलते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त जो आज पालक है ये अलग अलग पत्ते की तरह आपको नज़र आ रही है, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से बना रही हूँ। और अब मैं दिखाती हूँ कि बाथू को किस तरह बनाना है। तो बाथू कुछ इस तरह का होता है। ये देखिए, इसकी टहनी काफ़ी मोटी होती है, तो आपने इसका पत्ता पत्ता अलग करके तो बस इसको रखते चले जाना है यूँ, और टहनी को डिस्कार्ड करते हैं आप। ये साग बिल्कुल ताज़ा है, लेकिन अक्सर आप मार्केट से साग लेकर आते हैं तो वो पानी से भीगा हुआ होता है, तो इसलिए देखने में कुछ फ्रेश नज़र आता है। तो ये मैंने खुद से देख के लिया है कि जो पानी से भीगा हुआ ना हो, क्योंकि गंदा पानी लगा हुआ होता है और मैं ज़रा थोड़ा सा उससे अवॉइड करती हूँ। और फाइनली अब आप देखें कि हर चीज़ बिल्कुल रेडी है। ये सरसों का साग जिसकी सब टहनियों को
मैंने अच्छी तरह से छील के और इसको तैयार करके रखा हुआ है। ये बाथू है और इसका देखें एक एक पत्ता बिल्कुल उतार के अलग कर लिया गया है। ये मेथी है, तकरीबन 1 कप मेथी है, उसके पत्ते बारीक काट के रखे हुए हैं। ये पालक है, इसका भी एक एक पत्ता अलग किया हुआ है। और ये है सब्ज़ मिर्चें जिनकी टहनियाँ उतार के तो बस इनको धो के रखा हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं साग की कटिंग कैसे करूँगी। ये देखिए अब कितना सॉफ्ट है, वरना ये इसकी कटिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। और ये जो इसकी टहनियाँ हैं इनका पत्तों से ज़्यादा अच्छा जायका आता है, इसलिए आपने इनको कभी भी डिस्कार्ड नहीं करना। इनको देसी ज़ुबान में गंदलें कहा जाता है। तो ये गंदलों का साग होता है। सरसों का साग जो है ये इन टहनियों के बगैर, यानी इसकी गंदलों के बगैर जायका हमें नहीं देता। साग कटने के बाद अब बिल्कुल तैयार है और अब मैं इसको 2 से 3 बार खुले पानी में अच्छी तरह से धो लूँगी। साग को पानी में डाल देने के बाद इसको अच्छी तरह से मल मल के गोल गोल घुमाएं। उससे ये फ़ायदा होगा कि पत्तों के ऊपर जितनी भी मिट्टी लगी होगी वो सारी नीचे बैठ जाएगी। और उसके बाद आप इसको स्ट्रेनर से उठा के इसको एक प्याले में डाल दें और पानी सारा ड्रेन आउट कर दें। और जब मैंने पानी निकाला है तो ये देखें ये नीचे कितनी मिट्टी बैठी हुई है। अब मैं इसको अच्छी तरह से धोऊंगी और अब मैं इसको एक बार फिर से गहरे पानी में अच्छी तरह से धोने के बाद स्ट्रेनर से निकालकर प्याले में दोबारा से डाल रही हूँ। आप किसी भी तरह के पैन में साग पका सकते हैं, लेकिन मैंने इसके लिए मिट्टी की हांडी ली है और इसमें मैं ये साग डाल रही हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि साग इसमें पूरा नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही इसको हीट मिलेगी साग नीचे बैठता चला जाएगा और फिर आप देखेंगे कि ये इसी हांडी में बहुत अच्छे तरीके से सारा साग पक जाएगा। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और इसी का ढक्कन मैंने इसके ऊपर उल्टा करके रख दिया है। आप देखें कि साग पकने के बाद कितना नीचे तक बैठ गया है और अब इसका जो कुछ हिस्सा बाकी रह गया था वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। और अब जो सब्ज़ मिर्चें मैंने काट के रखी हुई थी वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ और मैं इसको बहुत हल्की आंच पर ढक्कन से कवर कर दूंगी और इसको कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए पकने के लिए रख दूंगी। तो ये देखें कि साग को पकते हुए तकरीबन 5 to 6 आवर्स हो चुकी हैं। मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा वाटर नहीं डाला, सिर्फ साग को धोते वक्त जो पत्ते गीले थे बस उनके साथ जो पानी अंदर गया है बस वो उसी में ही ये साग पका है। और बहुत हल्की आंच पे मैंने इसको पकाया है। अच्छा, साग को अब घोटने का टाइम आ गया है, तो इसको घोटने के लिए अगर आप देसी स्टाइल में ये घोटना इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इससे भी कर सकते हैं। इससे ये होता है कि इस तरह से ज़ोर से इसको बड़ी मेहनत के साथ घोट दिया जाता है, जिसका कि नो डाउट बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इतनी मेहनत जो है वो भी इस वक्त नहीं की जा सकती। तो ये जो हमारा एक शॉर्टकट सा मेथड है कि ये इस टाइप का ब्लेंडर है मेरे पास, तो इससे मैं अब इसको ब्लेंड करूँगी। इससे बहुत ही अच्छा साग घोटा जाएगा। अगर आपके पास ऐसा ब्लेंडर ना हो तो आप फूड प्रोसेसर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेने के बाद अब मैं आपको इसका फाइनल टेक्सचर दिखाती हूँ। तो ये देखें कितना अच्छा मुलायम साग बिल्कुल तैयार हुआ है। ये देखें, आपने इसको ब्लेंड करने से पहले बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, यानी पानी नहीं होना चाहिए, काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो जाना चाहिए। अब ये मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून आटा लिया है। जो भी आपके घर में रोटी पकाने के लिए आटा इस्तेमाल होता है आप वो ले सकते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा पानी डालकर एक पेस्ट सी बना लूँगी। थिक पेस्ट नहीं बनानी, ज़रा पतली रखें। और ये आटा मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी।
अब मैं इसको बहुत हल्की आंच पे तकरीबन आधे घंटे के लिए फिर पकने के लिए रख दूँगी। ये देखें, जैसे मैंने इसमें आटा डाला है आप देखें कि साग का टेक्सचर कितना ज़बरदस्त हो गया। इस स्टेज पर आप साग की नमक और मिर्च चेक कर लें। अगर आपको इसको थोड़ा सा और स्पाइसी करना है तो सब्ज़ मिर्च बहुत ज़्यादा बारीक काट कर आप इसमें डाल दें, क्योंकि इसमें आधा घंटा पकना है तो उसमें यह है कि सब्ज़ मिर्च बहुत अच्छी तरह से पक जाएगी और साग भी स्पाइसी हो जाएगा। लेकिन मेरे टेस्ट के मुताबिक इस वक्त नमक और मिर्च बिल्कुल ठीक है। और अब मैं साग को तड़का लगाने लगी हूँ और अब मैं आपको बताऊँगी कि मैं हाफ़ क्वान्टिटी में साग को तड़का लगा लूँगी और हाफ़ क्वांटिटी इसकी मैं फ्रीज़ कर लूँगी। और ये अब मैं फ्रीज़ करने लगी हूँ और इसको मैं अपने पास फ्रीज़र में रख दूँगी। और तड़का लगाने के लिए मैंने तकरीबन आधा कप ऑयल, 2 टेबलस्पून देसी घी, 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 2 टेबलस्पून अदरक की पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट ली है। मीडियम टू लो फ्लेम पर अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ ताकि तड़के की बहुत अच्छी सी खुशबू आए। तेज़ आंच पर अगर आप तड़का बनाएंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि प्याज या लहसुन जो है वो एकदम से ब्राउन हो जाएगा और उसके अंदर उसका कच्चापन ख़त्म नहीं होगा। आप जानते हैं कि साग बनाते हुए मैंने सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, लेकिन मैं तड़के में थोड़ी सी सुर्ख मिर्च डाल रही हूँ और साथ ही मैं आग बंद कर दूँगी ताकि सुर्ख मिर्च जल ना जाए। और अब मैं ये तड़का साग के ऊपर डाल रही हूँ। और इसको बहुत हल्की आंच पे मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकाऊंगी अब, ताकि तड़के की खुशबू साग के अंदर बहुत अच्छी तरह से चली जाए। अब मैं आपको बताऊंगी कि मकई का आटा कैसे गूंदा जाता है। इसके लिए मैंने आधा कप मकई का आटा लिया है और मैं इसको गर्म पानी से गूंदूंगी और इतना पानी गर्म होना चाहिए जिसको कि हाथ आसानी से बर्दाश्त कर जाए। मैं इसकी छोटी छोटी सी रोटियां बनाऊंगी क्योंकि ये रोटी थोड़ी सी नाजुक होती है, तो अगर छोटे साइज़ की हो तो बहुत आसानी से हैंडल हो जाती है। आटा बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत स्टिफ हो, बस इसको दरमियाना सा आपने गूंदना है। इस आटे को बहुत ज़्यादा मिकदार में एक ही बार नहीं गूंद लेते, बस 2 या 3 रोटियों का ही एक बार गूंदें। मैं ये रोटी सिलिकॉन शीट के ऊपर बेल रही हूँ। अगर आपके पास ये शीट अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह शॉपिंग बैग भी ले सकते हैं। और इसके ऊपर जो मैंने आटा छिड़का है वो आम घर में रोटी पकाने वाला आटा है, ये मकई का आटा नहीं है। ये रोटी इतनी गोल नहीं बेली जाती, लेकिन अगर आप इसको गोल बेलना चाहें तो आप इसके ऊपर ऐसे एक प्लेट रख दें और फिर उसके बाद उसकी कटिंग कर लें। अब मैंने तवे पर 1 चम्मच देसी घी डाला है और उसके बाद उसके ऊपर रोटी डाल दी है। मेरा तवा चूँकि नॉन स्टिक है इसलिए मेरी रोटी आसानी से घूम रही है, लेकिन अगर आप आम तवे पर बना रहे हैं तो फिर आप उसको कुछ देर के बाद घुमाएं। इसको घुमाने से रोटी एक सी ब्राउन होती है। फिर इसकी दूसरी साइड पर घी लगाकर आप इसकी साइड चेंज कर लें और इसको पक जाने के बाद जब इस लाइट सा कलर आ जाए तो बस आप इसको तवे से उतार लें। मकई की रोटी मेरी पक के तैयार हो चुकी है और अब मैं साग को डिश आउट कर रही हूँ। तो ले जी, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हैं, साग बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है, मकई की रोटी पक चुकी है, लस्सी और मक्खन के साथ अब मैं बहुत ही मज़े का लंच करने वाली हूँ। देखिए आप, मकई की रोटी कितनी नरम है, बिल्कुल बिस्किट की तरह इस वक्त। बहुत मज़ेदार। मैं तो ऐसी 2 रोटियां कम से कम और बनाऊंगी। मक्खन, साग, हर लुकमा बहुत मज़ेदार। मैंने अपने लिए नमकीन लस्सी बनाई है। आपको मीठी पसंद हो, नमकीन पसंद हो
किसी भी तरह की लस्सी बनाई जा सकती है और सर्व की जा सकती है। अब आप भी जल्दी से किचन में जाएं और मज़े का सरसों का साग तैयार करें। सीज़न है और सीज़न का खूब मज़ा लें। रेसिपी पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं फिर किसी बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।